नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं फिर से आया हूं आपके सामने आज फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक लेकर। मैं विजय नारायण गर्ग, आपको याद ही होगा पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो हमारे विद्युत है, आवेश क्या है, आवेश की प्रकृति क्या है। इसके बाद कूलाम का नियम भी पढ़ा था। कूलाम के नियम में जो बल है उसकी उत्पत्ति किधर है, उसकी दिशा क्या होती है, ये भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद उसी क्रम में हम लगातार बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं आपके कक्षा 12 के सिलेबस के अनुसार। अगला टॉपिक आपकी कक्षा 12 में आता है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगला आता है विद्युत क्षेत्र। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फिजिक्स की आधी परिभाषाएं आपको सिर्फ नाम से आ जाएंगी अगर आपने मेरे जैसा देखने का नजरिया ले लिया तो। अब वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। विद्युत क्षेत्र समझना, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत हो। और विद्युत कहाँ से होती है? विद्युत का आवेश बहुत ही स्पष्ट है। अब आवेश होगा तभी विद्युत होगी। और क्षेत्र मतलब एक दायरा, एक लिमिटेशंस लग चुकी हैं। अर्थात सिंपल सा कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा, मैं भी समझ रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। फिर भी प्रोसेस करता हूँ कि सपोज आपके सामने ये कोई आवेश रखा है Q। ये आवेश है तो जाहिर सी बात है इसके आसपास का कुछ न कुछ है। कैसे जानेंगे हम कि है? अभी आपने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम आपने पढ़ा था कि अगर कोई बिंदु आवेश है और दूसरा कोई बिंदु आवेश आ जाता है तो उनके मध्य क्या लगता है? एक बल कार्य करता है। और वो जो बल कार्य करता है वो बल है क्या? वो बल क्यों कार्य करता है? हमें यही समझना है। और वो जो बल है तो कैसे कार्य करता है, हमें ये समझना है। तो अगर कोई बिंदु आवेश यहाँ क्यों है, रखा हुआ है, तो अकेले तो इसमें बल कार्य नहीं करेगा। बल कब कार्य करेगा? जब कोई दूसरा आवेश आएगा। तो हमें दूसरा आवेश मान लीजिए हम Q0 अपने परीक्षण के लिए, टेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश, ये लेकर के इस पर आते हैं। जब इस पर ऐसे लेकर के आते हैं तो इसके बीच की दूरी मान लो किसी क्षण r है। किसी क्षण, जरूरी नहीं कि अभी की बात हो रही हो, किसी क्षण क्या है? r है। तो जब ऐसे लेके आएंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा। वो जो बल कार्य करेगा वो कितना होगा, कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो समझना है। तो एक क्षेत्र विशेष होगा इस पर बल ज्यादा कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा वो समय बताएगा, कंडीशन बताएगी, परिस्थिति बताएगी। तो हम सीधा सीधा अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर या परितः वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल कार्य करता है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब इसकी हम अगर इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? इससे हम E से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। और E बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F/Q0। ये कैसे? अभी हम इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। बल क्या है? सदिश राशि है, तो ये भी सदिश राशि ही होगी क्योंकि तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में किया कैसे गया? अगर ये Q, ये हमारा मेन फार्मूला है विद्युत क्षेत्र का, यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम तो क्या होगा? E इज इक्वल टू F। हम फिजिक्स तभी हमको समझ में आएगी, बेहतर समझ में आएगी जब हम अपने अनुरूप परिभाषाएं निकालना सीख जाएंगे।
जब भी विद्युत क्षेत्र की बात आए आपको समझ लेना है, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी आवेश के चारों ओर होता है, जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या होता है, विद्युत बल कार्य करता है, तो वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब कितना, उसकी परिभाषा कैसे देंगे हम, ये जो ई लिख गया ये बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब एक नाप हो गई कि विद्युत क्षेत्र तो है पर कितना कितना है, इसकी माप करने के लिए कॉन्सेप्ट बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमें तमाचा किसी ने मारा, तो तमाचा मारा तो हम कह देंगे, लेकिन कितना मारा वो तो लाल लाल जब दिखेगा तब जान पाओगे ना। तो ऐसे ही कि उंगलियां छप गई हैं मतलब ज़्यादा तीव्रता थी। तीव्रता का संबंध है उस बल से, उस फोर्स से जो उस फील्ड पर लग रहा है। जब फील्ड की बात करेंगे, तीव्रता की बात करेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि तीव्रता का मतलब क्या है। मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे भविष्य में आपको बार बार सोचना ना पड़े तीव्रता का मतलब। शायद मैं भी समाप्त कर सकता था, लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना कठिन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो सभी जी हो जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं उसको समझना शुरू से, फिर तो अपने आप दौड़ोगे। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, यदि क्यू जीरो इज इक्वल टू 1 कूलाम तो क्या होगा, इज इक्वल टू एफ। मतलब क्या, क्यों क्या किया, एक कर दिया। तो अब परिभाषा कैसे देना समझना, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। समझना फिर से एक बार, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकदम क्लियर। अगर इस परिभाषा के अनुसार हम निकालना शुरू करें तो इन दोनों बिंदुओं पर, ये जो Q है और Q0 है, इनके बीच लगने वाला यदि बल क्या है, F है, तो F बराबर क्या होगा कूलाम के नियम से। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो समझने के लिए। अब यहाँ लिखो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, इनके बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर। बिल्कुल इजी, समझ रहे हैं। क्यों, Q0 बाई R स्क्वायर। कूलाम का नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुपाती और वर्ग के दूरी के अनुपाती होता है। ये क्लियर हो गया, ये नंबर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इससे F का मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 से F का मान 1 में रखने पर, जब F का मान यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, F का मान रखिए, ये रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर बटे Q0 कैंसिल आउट। तो हमारा जो टोटल फार्मूला बन गया वो बन गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब इसी का मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, F बाई Q लिखा हुआ है, यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। F का मात्रक क्या, F मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q का मतलब कूलाम, परीक्षण आवेश है तो भी क्या है, तो आवेश ना, इसलिए कूलाम। इसका मात्रक कूलाम, तो F बल बटे कूलाम, यानी कि मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। बिल्कुल सिंपल सा। अब इस विद्युत क्षेत्र में बाकी ये भी सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इस R वाला फैक्टर भी वैसा ही काम करेगा, इधर से इधर की दिशा, उधर से इधर की दिशा, ये परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है। तो क्लियर हो गया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और का फार्मूला पूरा, और बल में संबंध तो जानते ही, ये फार्मूला हो गया। इसे क्या बोलते हैं, जहां E
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बस एकदम सिंपल सा क्लियर हो चुका होगा, समझ सकता हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी भी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य करते हों या उसके आसपास बहुत सारे आवेश हों तो सब के कारण लगने वाला कूलाम का बल क्या होगा। उसी प्रकार अब यहाँ तीव्रता की बात हो रही है तो हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, P नाम डाल दीजिए, इस पर आवेश Q1 है और यहाँ से कोई दूसरा आवेश है, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ऐसी है, यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है Q2, यहाँ पे आवेश न रखने से बिंदु पे हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। आवेशों के निकाय के कारण यानी बहुत सारे आवेशों उसके कारण बीच में तीव्रता क्या होगी वो हमें समझना। यहाँ मान लो Q1 है, यहाँ Q3 है और कुछ दूसरी दूरी पर Q3 है, ऐसे ही कहीं पर भी Qn है तो इसकी दूरी मान लीजिए NP हो गई, RNP, इसकी क्योंकि अलग अलग दूरियां हैं ना, इसकी R1P, इसकी R2P, 2 है Q2 अवेश कारण यहाँ पर कितना होगी तीव्रता। अब ऐसे निकाल के पूरे चारों तरफ से हम कहीं भी निकाल सकते। अब इसकी जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर भागेगा, ऐसे करके इससे कारण तीव्रता इधर भागेगा बल, क्योंकि तीव्रता की दिशा और बल की दिशा एक जैसे ही होती है। इससे कारण जो होगा वो इधर, इसके कारण इधर भागेगा तो ये इधर ये वाला बन जाएगा E2, ये वाला बन जाएगा E1, ये वाला बन जाएगा E3, ये N वाला इधर भागेगा तो ये En। तो ऐसे हम इसको निकालना संयुक्त रूप में कैसे काम करेगा तो हम बात करें, पहले एक एक करके इक्वेशन निकालते हैं कि सपोज हम E1 की बात करेंगे। E1 तो E1 कितना होगा? E1 के कारण वही 1/, अभी सूत्र निकाला था हमने 4πε0 Q1 के कारण है। इसकी दूरी कितनी थी? R1P, ये 1P का स्क्वायर, और इसके बाद चूंकि वेक्टर राशि है, ऐसे वेक्टर राशि होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1P वेक्टर। फिर ऐसे दूसरा देखें Q2 E2 तो वो क्या बनेगी? वही चीज 1/4πε0 Q2 R2P का स्क्वायर और R2P का वेक्टर। ऐसे ही डॉट 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 En की बात करें तो 1/4πε0 Qn R2P NP का स्क्वायर और RNP कैप। हम संयुक्त रूप से सबकी बात करें तो यानी कि जो EP होगा वो कितना होगा P पर, तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। अब सब में कॉमन चीज यही है कि हमने कॉमन चीज बाहर निकाल लिया 1/4πε0, अंदर क्या बचा Q1 बाई R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 R1P स्क्वायर R1P नहीं, यहाँ पे R2P कैप प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे ही Qn RNP स्क्वायर और RNP कैप। एकदम सिंपल सा। इसमें हम चूंकि जानते हैं संयोग का योग है, योग के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। आपको भली भांति पहले से पता होगा, जब सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा? वही चीज संपूर्ण E बराबर 1/4πε0
और इसके बाद ये बड़ा सा सिग्मा आई इक्वल टू 1। बस ऐसे शुरू क्यू आई प्लस आर आई पी का स्क्वायर और ये आर आई पी कैप। बस सिंपल सा फार्मूला, इतना सा। यहाँ एन कुल मिला के आपको ये समझना है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और बल है वो बिल्कुल एक जैसे ही कार्य हैं। बल की जिधर दिशा होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी, विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा होगी वही दिशा बल की होगी, क्योंकि बल के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे संचित में फार्मूला विद्युत बल में प्राप्त हुआ था संयुक्त निकाय के कारण, ये हमारा संयुक्त निकाय है। जैसे संयुक्त निकाय में बल में प्राप्त हुआ था वह संयुक्त निकाय में तीव्रता का भी प्राप्त होगा। सिंपल सा फार्मूला, वही चीज़, इक्वेशन वही है। तीव्रता बोलो या क्षेत्र बोलो, बार बार बोलने के तौर पे तीव्रता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विद्युत क्षेत्र ही बोला जाता है और उससे भी इसे ही लिखा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। बार बार कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोलेगा, इसलिए मैं जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलूं या विद्युत क्षेत्र बोलूं दोनों का अर्थ एक ही समझिएगा। फिर आगे इसके देखते हैं। आपके पास टॉपिक्स है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये रेखाएं क्या हैं इसको जानते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, तो अगला टॉपिक आता है वैद्युत बल रेखाएं। अब देखिए, सिर्फ हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम अगर शब्दों को समझना शुरू कर दें तो आधी परिभाषाएं वैसे ही क्लियर हो जाएं। इसका नाम क्या टॉपिक का? वैद्युत बल रेखाएं। यानी विद्युत की हैं, उनमें क्या है? बल है, और रेखाएं यानी इंडिकेशन। अब वो कैसे? सपोज ये हमारा कोई आवेश था, क्यों? हम ये मान लें कि ये एक धनावेश है। कैसा आवेश है? धनावेश। अब धनावेश है तो क्या होता है कि इस पे कोई दूसरा आवेश लाएंगे। अगर धनावेश का लेकर के आते हैं तो अभी हमने बताया था उसमें प्रतिकर्षण कार्य करेगा, और ऋणावेश लेके आते हैं तो आकर्षण कार्य करेगा। प्रतिकर्षण कार्य करेगा तो ऐसी क्या है, उनके बीच बल लग रहा है। अब बल लग रहा है तो बीच में कुछ तो होगा। जरा इमेजिन, कल्पना करने की बात है, हमको दिखाई नहीं देगा ये। अगर इधर एक आवेश रखा है, यहाँ से हम दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं तो ये आवेश इसको धक्का दे रहा है, तो क्या चीज़ है जिसके कारण इसमें धक्का लग रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है? उस चीज़ का क्या नाम है? उसका नाम है विद्युत बल। लेकिन उस बल में वो है क्या, छिपा क्या है? तो उसको हम, उन जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनका नाम है विद्युत बल रेखाएं। अगर हम इस आवेश के चारों ओर से ऐसे ऐसी कल्पना करें, ऐसे 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 पूरा खींच डालें, तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम ऐसे खींच डालें तो ये भी गलत नहीं है। और ये सब क्या खींच रहे हैं हम? इन्हीं का नाम है विद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने समझने के लिए बना रखा है। विद्युत का आवेश है इसलिए विद्युत बल रेखाएं। आपने विद्युत का तो अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं चुंबक का अनुभव जरूर किया होगा। जब हम चुंबक को ऐसे लेकर दूसरे पर लाते हैं तो चुंबक दूसरे को झटका मारते हैं, जब रिवर्स में जाते हैं तो चिपक जाते हैं। ऐसा कभी देखा होगा आपने? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ करिएगा। तो बस उस पर जो हमने चिपक जाते हैं, उस चिपकने और छोड़ने में दो ही कारण है। उसमें ध्रुव होते हैं, इसमें धनावेश और ऋणावेश होता है। तो इस धनावेश में ये जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके कारण बल की दिशा निर्धारित होती है, वो क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर वो काल्पनिक रेखाएं जिससे विद्युत बल की दिशा का निर्धारण होता है या बल की अनुभूति होती है, वो कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं। अब इनकी कुछ विशेष प्रकृतियां हैं, ये आपको समझना है। तो इसकी हम प्रकृति अगर हम समझते हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये कभी है हमेशा
अगर कहीं दो क्षेत्र हैं, मान लीजिए माइनस का Q आवेश है, तो प्लस से निकलती हैं और माइनस में समाप्त होती है, ऐसे समझना। यानी धनावेश से हमेशा बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश से हमेशा अंदर की ओर प्रतीत होती हैं। यानी धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती हैं। कौन? विद्युत बल रेखाएं। अगर इसके आसपास कोई भी अन्य आवेश नहीं है, तो अगर वो धनावेश है तो उसकी बल रेखाएं अनंत में चली जाएंगी, एकदम कहाँ जा रही हैं उनको नहीं पता। तो अगर वो धनावेश है और उसके आसपास कोई दूसरा विद्युत आवेश नहीं है, दूसरा विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उसकी काल्पनिक जो बल रेखाएं हैं विद्युत की, वो अनंत तक गमन कर सकती हैं। इसके अलावा इनकी विशेष गुणता है कि ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। अगर आपस में काट देंगे तो वो निरर्थक है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सतत वक्र नहीं बन पाएगा, उसमें कंटिन्यू फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो ये हमें समझना है। अगर ये अनंत में तो एकदम वक्र नहीं होगा, आपस में होंगे प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, ये सब सामान्य सी बातें। इसके बाद जो विद्युत बल रेखाएं जो समझ में आएगा, इसके बाद जस्ट आपके अगला चैप्टर आता है, अगला टॉपिक आता है सॉरी, विद्युत फ्लक्स का। वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इसी टाइम पर। टाइम क्या आप जानते ही हैं, मेरे साथ विजन नारायण गर्ग जरूर देखिए। जब पसंद ना आए बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। जो समझ में ना आए उसको मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इंसान हूँ, भगवान नहीं। थैंक यू।